स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं राम चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों की बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है संक्रमण धातु संकुलन में धातु लिगेंड बंधन, मतलब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। अब देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर देना। जिन स्टूडेंटों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके सभी फ्रेंडों के बीच में इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जो रेगुलर क्लास है, वो सभी रेगुलर क्लास आप लोगों की चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना। ठीक है ना। जैसे ही आप लोग बैच में ऐड होंगे, वहां पर आप लोगों को कंप्लीट तो क्लास मिल जाएंगी, कंप्लीट आप लोगों के नोट्स मिल जाएंगे दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। सारी चीजें आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगी, तो सभी स्टूडेंट ऐप से जुड़ जाना। ठीक है, चलो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, क्लास को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं, जिससे एक एक चीज आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आए। ठीक है ना। मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक से चलता हूं, जितनी ज्यादा बेसिक से चलूंगा, चीजें उतनी अच्छी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और टॉपिक उतनी ज्यादा आप लोगों के सॉलिड होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोगों की जो सेकंड यूनिट है, उसका नाम है संक्रमण धातु संकुलन में धातु लिगेंड बंधन। मतलब जो ट्रांजिस्टर मेटल होते हैं ना, उनमें मेटल और लिगेंड की क्या केमिस्ट्री होती है, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो देखो, आप लोगों को पता है संक्रमण धातु हम किन को बोलते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंटों को बोलते हैं। भाई, संक्रमण धातु हम किन को बोलते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंटों को बोलते हैं। तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंटों के अंदर मेटल और लिगेंड की क्या केमिस्ट्री होती है, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को बता देता हूं। तो इधर देखिए, देखो आप लोगों को पता है ये कौन होता है? मेटल होती है। ठीक है, मतलब धातु होती है। और ये कौन होता है? लिगेंड होता है। ठीक है ना। ये कौन होती है? आप लोगों की मेटल होती है। और ये कौन होता है? लिगेंड होता है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को किसके लिए डोनेट करता है? मेटल के लिए करता है। ध्यान से समझ के चलना। ये कौन होता है? आप लोगों का लिगेंड होता है। और ये कौन होती है? आप लोगों की मेटल। ठीक है ना। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को किसके लिए डोनेट करता है? मेटल के लिए डोनेट करता है। ठीक है, ये कौन है? आप लोगों को मैं लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का लिगेंड। ठीक है ना। ये कौन होगा? आप लोगों का लिगेंड। लिगेंड भी आप लोगों का दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रबल लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। प्रबल लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो होते हैं आप लोगों के CO, CN, NO2 और NH3। ये तो हो गए आप लोगों के प्रबल लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये होते हैं आप लोगों के दुर्बल लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड। दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड मतलब वीक लिगेंड। और ये होते हैं आप लोगों के H2O, F, Cl, Br और I। ठीक है ना। प्रबल लिगेंड आप लोगों के कौन कौन से हो गए? CO, CN, NO2, NH3। और दुर्बल लिगेंड आप लोगों के कौन कौन से हो गए? H2O, F, Cl, Br। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरीका से ये जो आप लोगों की मेटल है, ये डी ब्लॉक की होगी। ठीक है ना। मेटल आप लोगों की क्यों होगी? डी ब्लॉक की होगी। और आप लोगों को पता है डी की कितनी सीरीज होती है? 3 सीरीज होती है। एक तो कौन होती है? 3D होती है। ठीक है ना। एक कौन होती है? 4D होती है। और एक कौन सी होती है? 5D होती है। ठीक है ना। 3D के जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 21 से 30 तक जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं? 3D के। और जो 4D के होते हैं वो कौन से होते हैं? 39 से 48। ठीक है ना। ये 4D के होते हैं। और 5D के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 57। फिर 72 से 80 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं? 5D के होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, ये कौन है? मेटल, मतलब लिख देता हूं, ये कौन है? आप लोगों की धातु। ठीक है ना। ये आप लोगों की कौन है? धातु है। ठीक है ना। मेटल है मतलब धातु आप लोगों की। ठीक है ना। और ये कौन है? आप लोगों का लिगेंड। ये लिगेंड आप लोगों का दो प्रकार का हो सकता है। प्रबल लिगेंड भी हो सकता है और दुर्बल लिगेंड भी हो सकता है। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हो सकता है और आप लोगों का वीक लिगेंड भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप लोगों को कौन कौन से हैं? CO, CN, NO2, NH3। और जो वीक लिगेंड है वो आप लोगों को कौन से हैं? H2O, F, Cl, Br। चलो ठीक है। ठीक है ना। उसी तरीका से मेटल आप लोगों की किसकी हो सकती है? भाई, यहाँ पर जो संक्रमण धातु मतलब किन की बात हो रही है? डी ब्लॉक के एलिमेंटों की बात हो रही है। तो डी की आप लोगों को पता है कितनी सीरीज होती है? 3 सीरीज होती है। एक तो 3D होती है, एक 4D होती है और एक 5D होती है। 3D के एलिमेंट कहां से होते हैं? 21 से 30 का जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं? 3D के होते हैं। 39 से 48 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं? 4D के होते हैं। और 57 पे 72 से 80 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं? 5D के होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, क्या मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध है ना आप लोगों का, ये बॉन्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध।
उपसह संयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यही आप लोगों का उपसह संयोजक बंध होता है, मतलब आप लोगों का कौन होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। जिनमें लिगेंड मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता। मतलब जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। और जो आप लोगों की ये धातु होती है, मेटल होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देने वाला कौन होता है आप लोगों का, लिगेंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। और लेने वाली कौन होती है, धातु होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मेरी बात आप लोग समझ में आई नहीं? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर एक लुईस नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपने थ्योरी में एक बात बोली थी। उसने ये बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, वो तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह। और जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्लों की तरह। तो लिगेंड यहां पर देने वाला हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। भाई ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लुईस नाम के साइंटिस्ट ने। तो उसके नाम पे ही बोल दिया कि भाई देने वाला अगर लिगेंड हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस क्षार। और अगर लेने वाली धातु हुई, मेटल हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल मतलब लुईस एसिड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? क्या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कौन होता है, लिगेंड होता है, तो उसको हम बोलेंगे लुईस क्षार। और लेने वाली कौन होती है, इलेक्ट्रॉनों को, धातु होती है, मेटल होती है, इसलिए उसको हम लुईस अम्ल बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई? क्योंकि ये बेसिक केमिस्ट्री, आप लोगों को मेटल और लिगेंड के बारे में आप लोगों को सारी चीजें पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप लोगों का बेसिक क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक एक चीज को ध्यान से समझ कर चलो। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, आप लोगों को पता है यूनिट का नाम है आप लोगों का संक्रमण धातु संकुलन में धातु लिगेंड बंधन। मतलब जो संक्रमण धातु होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनमें हमने मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को समझना है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों का मेटल रहा और ये आप लोगों का लिगेंड रहा। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आप लोगों के प्रबल लिगेंड होते हैं, एक दुर्बल लिगेंड होते हैं। मतलब एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, एक वीक लिगेंड होते हैं। और जो आप लोगों की ये मेटल है, ये मेटल आप लोगों की डी ब्लॉक की होगी। तो आप लोगों को पता है डी की कितनी सीरीज होती है, तीन सीरीज होती है। एक तो 3D होती है, एक 4D होती है और एक 5D होती है। 3D के जो एलिमेंट होते हैं वो 21 से 30 के होते हैं, 4D के एलिमेंट 39 से 48 और 5D 57 72 से 80 के एलिमेंट होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है ना? उसके बाद आप लोगों को पता है कि यहाँ पर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब दे रहा है, तो देने वाले को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता। और लेने वाले को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो कॉमन सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन दाता हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया कौन, लिगेंड। और धातु अगर इलेक्ट्रॉनों को ले रही है तो उसको इलेक्ट्रॉन ग्राही अर्थात इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। फिर एक लुईस नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने क्या बात बोली थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं ना वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह अर्थात बेसों की तरह। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्लों की तरह अर्थात एसिड की तरह। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस क्षार। और मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को ले रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझना, एक पॉइंट बोल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो उपसह संयोजक बंध बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, ये कौन सी कंडीशन में आप लोगों का उपसह संयोजक बंध बनता है। तो बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, क्या लिगेंड की हमेशा जब भी उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगेंड की हमेशा भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की हमेशा खाली कक्षक भाग लेती है। तब जाके उपसह संयोजक बंध का मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देता हूं कि जो उपसह संयोजक बंध होता है, जो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। तब जाके आप लोगों का उपसह संयोजक बंध का मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस कंडीशन को आप हमेशा ध्यान में रखना। कोई पूछ ले कि उपसह संयोजक बंध की, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बनने की क्या कंडीशन होती है, तो आपका जवाब ये होगा कि लिगेंड की हमेशा भरी कक्षक भाग लेती है, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कॉमन सी बात है इसके पास में तो इलेक्ट्रॉन होंगे। और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है, अर्थात मेटल भाई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो खाली कक्षकों में ही तो लेगा, भरी कक्षकों में थोड़ा लेगा। तो लिगेंड की भरी कक्षक और धातु की खाली कक्षक मिलकर उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक केमिस्ट्री। आप सुनो मेरी बात ध्यान से।
कि अभी मैं आप लोगों के लिए उपसहसंयोजक यौगिकों को मैं संकरण निकालना बताऊंगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें हाइब्रिडेशन निकालना बताऊंगा कि उपसहसंयोजक यौगिकों को मैं संकरण किस तरीका से निकालते हैं। और इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए कि उस ट्रिक को समझने के बाद आप कैसे भी उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण निकाल सकते हो, आप लोग उनमें हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगला टॉपिक मेरा यही है, उपसहसंयोजक यौगिकों को मैं संकरण निकालना बता देता हूं कि उपसहसंयोजक यौगिकों को मैं संकरण कैसे निकालते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडेशन किस तरीका से निकालते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं और संकरण निकालने की ट्रिक बता देता हूं कि संकरण कैसे निकालते हैं हम लोग। तो देखो बोर्ड की तरफ, इसको तो मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। हेडिंग हो गई आप लोगों की उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक यौगिकों में, उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण निकालने की ट्रिक, संकरण निकालने की, संकरण निकालने की ट्रिक, ठीक है ना। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें हाइब्रिडेशन किस तरीका से निकालते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। तो देखो ध्यान से समझ के चलना। देखो इस वक्त मैं आप लोगों के लिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके अंदर संकरण निकालने की ट्रिक बता रहा हूं। तो पहले तो ये समझो आप लोगों कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, संकुलों का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स की निशानी क्या होती है, आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी निशानी ये होती है, ये आप लोगों का कौन होता है, बड़ा कोष्टक होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन होता है, बड़ा कोष्टक होता है। इस बड़े कोष्टक के अंदर आप लोगों के कौन प्रेजेंट होते हैं, मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ तो मेटल आप लोगों की कोई सी भी हो सकती है, 3D की हो सकती है, 4D की हो सकती है, 5D की हो सकती है। उसी तरीका से ये जो लिगेंड होगा ये आप लोगों का प्रबल लिगेंड भी हो सकता है, दुर्बल लिगेंड भी हो सकता है, जो अभी मैंने आप लोगों के लिए बेसिक में बताया, ठीक है ना। तो संकुल की निशानी क्या हो गई, ये संकुल की निशानी हो गई, अर्थात कॉम्प्लेक्स की निशानी हो गई क्या, बड़ा कोष्टक। जब भी बड़े कोष्टक के अंदर मेटल और लिगेंड प्रेजेंट हो तो समझ जाना कि इनके बीच में उपसहसंयोजक बंध है और ये कौन है, आप लोगों के संकुल है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये लिगेंड कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का हो सकता है, अभी बताई थी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ध्यान से समझ के चलना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये लिगेंड आप लोगों का प्रबल लिगेंड भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रबल लिगेंड जो अभी बताए थे कौन कौन से थे, COCN NO2 LH3, ये लिगेंड आप लोगों के कौन से हैं, प्रबल लिगेंड, ठीक है ना। आप लोगों के ये दुर्बल लिगेंड भी हो सकते हैं, वीक लिगेंड भी हो सकते हैं, दुर्बल लिगेंड। और ये कौन कौन से हो सकते हैं आप लोगों के, H2O, FCl, BRI, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों के कौन हो गए, प्रबल लिगेंड हो गए, ये दुर्बल लिगेंड हो गए। उसी तरीका से इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो आप लोगों की मेटल है, ये जो आप लोगों की धातु है, अर्थात ये जो आप लोगों की धातु है, ये आप लोगों की 3D की हो सकती है। 3D के एलिमेंट कितने होते हैं, 21 से 30 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, 3D के। या फिर आप लोगों की ये 4D के हो सकते हैं, 4D के होते हैं 39 से 48। या फिर आप लोगों के ये किसके हो सकते हैं, 5D के हो सकते हैं। 5D के कितने होते हैं, 57, फिर 72 से 80 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, 5D के होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से देख लेना आप लोगों के ये संकुल की निशानी होगी, ये जो बड़ा कोष्टक है ना, ये संकुल की निशानी होगी, कॉम्प्लेक्स की निशानी होगी। इनमें कौन प्रेजेंट होंगे, मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होंगे। लिगेंड आप लोगों के 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रबल लिगेंड भी हो सकते हैं और दुर्बल लिगेंड भी हो सकते हैं। उसी तरीका से धातु आप लोगों की 3D की हो सकती है, या 4D की हो सकती है, 5D की हो सकती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैं उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण निकालने की ट्रिक बता रहा हूं, और ट्रिक में मैं सिर्फ 3 पॉइंट बता रहा हूं। उन 3 पॉइंटों से आप लोग कैसे भी उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण निकाल सकते हो, कैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अंदर हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। तो तीनों पॉइंटों को मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो सुनो, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड, 3 पॉइंटों को बोल रहा हूं, ध्यान से समझ के चलना। पहली ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। अभी तो सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान में रखना कि मैं जो 3 पॉइंट बोल रहा हूं उनको अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लो। फिर आप लोगों के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल पर इन तीनों पॉइंटों को अप्लाई करूंगा, और जैसे ही आप लोग इन तीनों पॉइंटों को किसी भी एग्जांपल पर अप्लाई करना सीख गए, वैसे ही आप लोग संकरण निकालना भी सीख गए। तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझ के चलो। उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण निकालने की जो ट्रिक है उसका पहला पॉइंट कौन है, कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर
अगर मेटल 3D की है और उससे अगर प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, लेकिन यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। एक बार फिर से समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि ये आप लोगों का कौन है, कॉम्प्लेक्स है। अगर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3D की कोई भी मेटल प्रेजेंट हुई और उससे अगर प्रबल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, और दुर्बल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, लेकिन यदि वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्लियर। एक बार फिर से बता देता हूं पहले पॉइंट को। मैं ये बोल रहा हूं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो मेटल है, अगर ये मेटल 3D सीरीज की हुई और उससे अगर प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, उससे अगर प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, लेकिन यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। पहले ट्रिक का पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4D और 5D की कोई भी मेटल प्रेजेंट हुई, दोनों को काउंट कर रहा हूं, 3D का मैंने अलग से पॉइंट बोला है, देखो 3D के लिए मैंने कौन सा पॉइंट बोला, पहला बोला है, और 4D के और 5D के लिए मैं कौन से पॉइंट को बोल रहा हूं, दूसरे पॉइंट को। ये दूसरा पॉइंट मैं किसके लिए बोल रहा हूं, 4D और 5D के लिए। क्या बोल रहा हूं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर 4D और 5D का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई भी धातु प्रेजेंट है, तो उससे चाहे प्रबल लिगेंड जुड़ा हो या दुर्बल लिगेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवानी है। बात समझ में आ गई? और तीसरा पॉइंट, जो ये युग्मन शब्द बोल रहा हूं तो पेयरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है या युग्मन शब्द का मतलब क्या होता है, तो तीसरा पॉइंट आप लोगों को ये होगा यार कि ये युग्मन है ना, युग्मन ये पेयरिंग, इसका मतलब ये होता है कि एक बार जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर देंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर निकालेंगे और दोबारा उन इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ों के रूप में डालेंगे, पेयर के रूप में डालेंगे। जैसे कि सपोज करो आप लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो 8 के जोड़े कितने होते हैं, 4। अगर आप लोगों ने सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो 10 के जोड़े कितने होते हैं आप लोगों के, 5। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि युग्मन शब्द का मतलब क्या होता है कि एक बार जो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया ना, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को आप बाहर निकालोगे और दोबारा उनको जोड़ों के रूप में डालोगे, पेयर के रूप में डालोगे। जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो 8 इलेक्ट्रॉनों के कितने, 4 जोड़े होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो 10 इलेक्ट्रॉनों के कितने जोड़े होते हैं, आप लोगों के 5 जोड़े होते हैं। बात समझ में आ गई? मैं क्या बोल रहा हूं अभी आप लोगों से कि आप लोग तो सिर्फ इन 3 पॉइंटों का भी ध्यान में कर लो कि सर ने ट्रिक में 3 पॉइंट कौन कौन से बोले हैं, अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं। अभी एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल पर जैसे ही इनको अप्लाई करूंगा वैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि इन 3 पॉइंटों का मतलब अभी सर ने क्या बात बताई थी। ठीक है ना, एक बार फिर से 3 पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आप ध्यान से समझना। ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स है, अगर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3D की कोई भी मेटल प्रेजेंट हुई, उससे अगर प्रबल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, लेकिन यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट किसके बारे में बोला, 4D और 5D के में क्या बात बोली है, क्या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4D और 5D का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हुआ और उससे प्रबल लिगेंड जुड़ा हो या दुर्बल लिगेंड, कोई सा भी लिगेंड जुड़ा हो, आपको इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाना है। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट बोला वो युग्मन शब्द के बारे में बोला कि आखिरकार ये जो पेयरिंग वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार जो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास भर देंगे ना, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर निकालेंगे और वापस से उनको हम जोड़ों के रूप में डालेंगे, अर्थात पेयर के रूप में डालेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो उनके 4 जोड़े बनेंगे और 10 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो उनके कितने जोड़े बनेंगे, 5 जोड़े। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे उतने उनके जोड़े बन जाएंगे आप लोगों के। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो 4 जोड़े बन जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आप लोगों के 5 जोड़े बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इन तीनों पॉइंटों को अप्लाई करना बताता हूं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं और उस कॉम्प्लेक्स पर आप लोग इन 3 पॉइंटों को कैसे अप्लाई करोगे वो चीज मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्योंकि जैसे ही इन 3 पॉइंटों को किसी भी कॉम्प्लेक्स पर आप अप्लाई करना सीख गए, वैसे ही आप लोग किसी भी उपसंयोजक यौगिकों में कैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संकरण निकालना सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मुझे जगह ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबको मिटा देता हूं। ठीक है ना, सबको मिटा देता हूं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं।
यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, NiCN का होल 4 माइनस के 2, ठीक है ना, NiCN का होल 4 माइनस के 2। तो देखो एक बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आप लोगों के बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में 4 एग्जाम्पल दे रखे, मतलब 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। उन चारों कॉम्प्लेक्सों में हम लोगों को संकरण निकालना है, मतलब हाइब्रिडेशन निकालना है, जिसमें मैंने पहले एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों के लिए NiCN को होल 4 माइनस के 2। ये एग्जाम्पल आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना। अब आप लोगों को संकरण किस तरीका से निकालना है वो चीज मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को वो 3 पॉइंटों को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि कोई ने आप लोगों से कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया और आप लोगों से पूछ लिया कि भाई इसमें संकरण बताइए, इसमें हाइब्रिडेशन बताइए, तो आप लोगों को क्या करना है कि उस कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद जो 3 पॉइंट अभी मैंने आप लोगों के लिए बताए, इन तीनों पॉइंटों को आपको वो कॉम्प्लेक्स पर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे मैं करना आप लोगों के लिए बताता हूं। तो देखो ये एग्जांपल है आप लोगों के सामने, मतलब ये कोई कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें ये पता लगाओ आप लोग कि जो मेटल है वो 3D की है, 4D की है, 5D की है, और लिगेंड है वो प्रबल है या दुर्बल है। तो चलो देखते हैं, चेक करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें Ni, और आप लोगों को पता है Ni कौन होता है, निकिल होता है, और निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है, आप लोग जानते हो। और Cn कौन होता है, आप लोगों का प्रबल लिगेंड होता है। Cn कौन होता है, आप लोगों का प्रबल लिगेंड होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, यहां पर लिख देता हूं प्रबल लिगेंड। ये जो प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड कौन कौन से बताए थे मैंने, CO, Cn, NO2 और NH3। ये तो आप लोगों को कौन से प्रबल लिगेंड। और जो दुर्बल लिगेंड है वो आप लोगों के कौन कौन से हैं, दुर्बल मतलब वीक लिगेंड, H2O, FCl, Bri, ये आप लोगों के कौन है, दुर्बल लिगेंड मतलब वीक लिगेंड है। तो आप लोगों को पता है Cn यहां पर कौन है, प्रबल लिगेंड है, ठीक है ना। और निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। तो निकिल का परमाणु क्रमांक अगर 28 हुआ तो निकिल किसकी हुई, 3D की हुई। और मैंने ट्रिक में पहला पॉइंट क्या बोला था, क्या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3D की कोई मेटल प्रेजेंट है और उससे प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। ये युग्मन वर्ड क्या है, अभी आगे जाके जैसे जैसे ये एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये युग्मन वर्ड का मतलब क्या है। अभी तो आपसे इतना ही मतलब लगाओ, क्या ये निकिल किसकी है, 3D की एलिमेंट है, ठीक है। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, तो ये किसकी हो गई, 3D की हो गई, ठीक है ना। और उससे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को पता लग गया है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करना चालू करता हूं। तो देखो संकलन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो निकिल है ना, निकिल, इसका हम लोगों को क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देता हूं। तो देखो निकिल का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, AR18, 3D8, 4s2 और 4p0, 4s2 और 4p0। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो क्या हो गया, निकिल का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर निकिल की हम लोगों को क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो देखो ऑक्सीकरण अवस्था निकालना मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। देखो बोर्ड की तरफ देखते रहना, जो आप लोगों की मेटल होती है ना, अब आपको पता निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हम लोगों को, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना उसको आप लोग क्या मान लो, X मान लो, प्लस, ठीक है ना। यहां पर लिगेंड कितने हैं, 4, और आप लोगों को पता है कि Cn माइनस पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो देखो यहां पर लिख दो -1 चार्ज। कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, -2। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो जिसकी भी आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना उसको X मान लो। तो मुझे यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, X मान लिया। यहाँ पर लिगेंड आप लोगों की कितनी है, 4, और आप लोगों को पता है Cn पर कौन सा लिगेंड होता है, Cn आप लोगों को पता है, Cn जो लिगेंड होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -1 चार्ज लिख दिया। और ये आप लोगों को पता है ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, -2, ठीक है ना, -2। आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आप लोगों के x -4 बराबर -2। ये माइनस को दर जाकर किसको हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर -2 और +4। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है वो आप लोगों की कितनी निकली है, +2। यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली है, +2। तो एग्जाम में आप लोगों को ये सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रफ कॉपी में आप लोगों को इसको सॉल्व करके देख लेना कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। यहां पर तो आप लोगों को डायरेक्ट लिखनी है। तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली है, यहां पर +2, ठीक है ना। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली है, +2। तो यहां पर लिख देता हूं Ni +2
Na+2 और निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया Ar18, 2+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर हो गया 3d8, 4s0 और 4p0, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने किसके निकाल दिए, एस के निकाल दिए। लेकिन आपका अगला क्वेश्चन ये हुआ कि सर एक बात बताओ, आपने निकिल के भाई निकिल पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल की +2 आई है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बाहर निकालने। तो सर हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि आपने एस के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला है, सर हम डी के इलेक्ट्रॉनों को भी तो बाहर निकाल सकते हैं। देखो बेटा कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझ के चलोगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि हर चीज का एक मतलब होता है। यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला है और मैंने किसके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, एस के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। तो आपको क्वेश्चन ये हुआ कि सर एक बात बताओ, आपने एस के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला है, डी में भी तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप डी के भी तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हो। तो चलो ठीक है, मैं उसका आप लोगों के लिए जवाब देता हूं। देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो डी ऑर्बिटल होती है वो नाभिक के टच में होती है, मतलब नाभिक के पास में होती है। तो नाभिक के पास में होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल काम करता है। जबकि जो एस ऑर्बिटल होती है वो नाभिक से थोड़ी दूर होती है, ठीक है ना, नाभिक से थोड़ी दूर होती है। तो थोड़ी दूर होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम काम करता है, इसलिए हम एस के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन डी के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन किसके टच में होते हैं, नाभिक के टच में होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है परमाणु संरचना में आप लोग खूब सुनते हो, यहां पर कौन होती है आप लोगों की एफ ऑर्बिटल, यहां पर कौन होती है डी, और यहां पर कौन होती है आप लोगों की एस, ठीक है ना, एस। तो आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों की नाभिक हो गई, नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और माना कि डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन और एस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो डी के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, तो यहां पर आसानी से आप इलेक्ट्रॉनों को निकाल नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को पता है एस एक बाह्यतम कक्षक होती है, ठीक है ना, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना मैंने, ये डी के नहीं निकाले, ये एस के निकाले हैं, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम काम करता है और डी के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा काम करता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से नहीं निकाल सकते। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो निकिल का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया और ये Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब आप लोगों को पता है कि हम तो संकरण सीख रहे हैं, हाइब्रिडेशन सीख रहे हैं, तो संकरण में कौन भाग लेती है, कक्षक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, तो इन सबकी ऑर्बिटल बना देते हैं। आप लोगों को पता है डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है, एस की कितनी ऑर्बिटल होती है, 1 ऑर्बिटल होती है, और पी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है। पी की 3 ऑर्बिटल कौन कौन सी होती है, px, py और pz, ठीक है ना। तो इन ऑर्बिटलों को लिख देता हूं, क्योंकि हम संकरण निकालना सीख रहे हैं और संकरण में ऑर्बिटल भाग लेते हैं। तो चलो बना देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं निकिल का लिख देता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं निकिल परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास, निकिल परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं 3d की ऑर्बिटलों को लिख रहा हूं, ठीक है ना, निकिल परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास। यहाँ पर डी की कितनी ऑर्बिटल होती है आप लोगों को पता, 5 ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है ना। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3d, ठीक है ना। एस की कितनी ऑर्बिटल होती है, 1 ऑर्बिटल होती है, ये मैंने लिख दिया 4s, और पी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है, ये लिख दिया मैंने 4p, ठीक है ना। तो देखो डी की कितनी ऑर्बिटल हो गई, 5, 1 2 3 4 5, एस की कितनी ऑर्बिटल हो गई 1, और पी की कितनी ऑर्बिटल हो गई, 3 ऑर्बिटल हो गई। चलो ठीक है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर दो। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, भर दो, 1 2 3 4 5, ये 6 7 और 8, ठीक है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और पी आप लोगों की खाली है, देखो 0 इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक है, Na+2 आयन का लिख देता हूं, तो यहां पे लिख दो Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। चलो ठीक है, लिख देते हैं Na+2 आयन का। वही ये आप लोगों की कौन हो गई, 3d हो गई, ये कौन हो गई, 3d हो गई, ये आप लोगों की कौन हो गई, 4s हो गई, और ये आप लोगों की कौन हो गई, 4p हो गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो आप लोगों को पता है डी में वही 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये हो गए 6 7 और 8, ठीक है ना। डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एस आप लोगों को पता है खाली है, और पी आप लोगों को पता है खाली है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो Na परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया, Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया, लेकिन इस Na से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, Cn लिगेंड जुड़ा हुआ है, और Cn एक प्रबल लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो अगला कॉन्फ़िगरेशन किसके इफेक्ट में होगा, लिगेंड के इफेक्ट में। तो यहां पर लिख देता हूं प्रबल लिगेंड Cn- के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो लिख देता हूं, ये हो गई आप लोगों की 3d, ठीक है ना, ध्यान से समझना।
ये आप लोगों की कितनी हो गई 3D, कितनी ऑर्बिटल होती है 5, 1 2 3 4 5। ये आप लोगों की कौन सी हो गई 4s, ठीक है ना, और ये आप लोगों की कौन सी हो गई 4p। और बेटा पूरा ध्यान मेरी तरफ फोकस कर देना। अभी जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा था कि ये युग्मन शब्द का मतलब क्या होता है, पेयरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, अब बताता हूं उसका, ठीक है ना, कि जो बार बार मैं बोल रहा था कि युग्मन शब्द को आगे जाके बताऊंगा, युग्मन शब्द को आगे जाके बताऊंगा, अब बताता हूं मैं आप लोगों के लिए कि युग्मन शब्द का मतलब क्या होता है। मैंने क्या बात बोली थी कि कॉम्प्लेक्स में 3D की कोई भी मेटल प्रेजेंट है और उससे ट्रिपल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। तो ये आप लोगों की 3D की एलिमेंट है, इससे प्रबल लिगेंड जुड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। और युग्मन शब्द का मतलब ये हुआ कि जो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रखा है ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बाहर निकालने हैं और लिगेंड के फैक्ट में जब इन इलेक्ट्रॉनों को भरोगे तो वो जोड़ों के रूप में डालने। कैसे डालने, इधर देखो, एस में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, पी में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो 8 को बाहर निकाल दो। तो देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। और अब इनको नीचे में किसके रूप में डालूंगा, जोड़ों के रूप में डालूंगा, पेयर के रूप में डालूंगा, क्योंकि लिगेंड आप लोगों को कौन सा प्रबल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाते हैं। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के बाद इनको जब लिगेंड के फैक्ट में इलेक्ट्रॉनों को डालूंगा तो जोड़ों के रूप में डालूंगा, तो 8 के जोड़े कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब एक जोड़ा ये हो गया, 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 ये हो गए आप लोगों के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, ठीक है। ये जोड़ो युग्मन इलेक्ट्रॉन करके लिख दिया आप लोगों ने। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब निकलेगा संकरण। तो आप लोगों का संकरण निकालने के लिए मैंने कंडीशन क्या बात बताई थी कि जब भी उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी, और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो 3D 4s और 4p किसकी ऑर्बिटल है, निकिल की है, और निकिल आप लोगों की कौन है, मेटल है, धातु है। इसका मतलब इसकी भरी कक्षक भाग नहीं लेंगी, इसकी खाली कक्षक भाग लेंगी, क्योंकि ये चीज मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दी थी अभी बेसिक केमिस्ट्री में कि जब भी उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक भाग लेंगी। इसका मतलब अगर ये मेटल की ऑर्बिटल है, कक्षक है, तो ये तो भाग लेंगी नहीं क्योंकि ये तो भरी है, तो कौन सी भाग लेंगी, खाली कक्षक भाग लेंगी। और बेटा जितने आप लोगों के लिगेंड होंगे उतनी ही कक्षक भाग लेंगी। लिगेंड आप लोगों के कितनी है, 4, तो कक्षक भी कितनी भाग लेंगी आप लोगों की, 4। और संकरण आप लोगों के सामने ये रहा, लिगेंड कितनी है आप लोगों के, 4, तो खाली कितनी कक्षक भाग लेंगी, 4। इसका मतलब 4 ऑर्बिटल देख लो, 1 2 3 और 4। इसका मतलब एक तो डी ने भाग लिया है, एक एस ने भाग लिया है और 2 पी ने भाग लिया है, और संकरण निकल गया आपका DsP2। बोर्ड की तरफ देखिए, देखो आप लोगों को पता लिगेंड कितनी है, 4, तो कक्षक भी कितनी भाग लेंगी, 4। एक तो डी हो गई, एक एस हो गई और 2 पी हो गई ना 4, 1 2 3 4, और संकरण निकल गए आपका DsP2। पहले तो ये बात बता, ये बात समझ में आ गई ना। और चारों लिगेंडों को जोड़ दो, एक लिगेंड ये जोड़ दिया CN, एक लिगेंड ये जोड़ दिया CN, एक लिगेंड ये जोड़ दिया CN, और एक लिगेंड ये जोड़ दिया CN। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस ट्रिक की मैं आप लोगों से बात कर रहा था। जब भी कभी कोई आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स दे दे तो वो 3 पॉइंटों को अप्लाई करो और लास्ट में जाकर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप से चलोगे संकरण आप लोगों के सामने होगा। इससे बेस्ट कोई ट्रिक नहीं है। इसी ट्रिक को आप कोई से भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर फॉलो करके देख सकते हो, आप लोग संकरण निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, 3D 4s और 4p ये धातु निकिल की ऑर्बिटल है, और आपको पता है जो मेटल होती है उसकी खाली कक्षक भाग लेंगी। कितनी कक्षक भाग लेंगी, जितने लिगेंड होंगे उतनी ही कक्षक भाग लेंगी। लिगेंड कितनी है, 4, तो खाली कक्षक भी कितनी भाग लेंगी, 4। एक तो डी की भाग लिया, एक एस की भाग लिया, 2 पी की भाग लिया, हुए ना 4, तो संकरण हो गया आपका DsP2। पी की 2 भाग ले तो DsP2 हो गया, ठीक है ना। चारों लिगेंडों को आप जोड़ दो, 1 2 3 4, समझ में बात आ गई, ये हो गया DsP2 संकरण। अब जो 4 ऑर्बिटलों ने भाग लिया है ना, इनको बाहर निकाल दो, ठीक है ना, क्योंकि सेम एनर्जी की हो गई, संकरण में भाग लिया तो सेम एनर्जी की है। तो देखो इनको बाहर निकाल दो और इनको मैं यहां पर शो कर देता हूं। देखो मैं यहां पर शो कर, मेरे पास देखो यहां पर जगह नहीं है तो मैं इनको यहां पर शो कर देता हूं। 4 ऑर्बिटलों ने भाग लिया, चारों को आप लोग बाहर निकाल दो। ये तो डी की हो गई, ये एस की हो गई, 2 पी की हो गई। तो देखो ये तो हो गई DZ² की हो गई। भाई डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ही तो ऑर्बिटल होती है, जिनको क्या बोलते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे डी की 5 ऑर्बिटल होती है, DXY, DYZ, DXZ, ठीक है ना। एक हो गया DX²2,
डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, एक हो गया डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये कौन सी हुई डी जेड स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एस की लिख दो, ये आप लोगों की कौन हो गई, आप लोगों की ये आप लोगों की एस हो गई, ठीक है ना। पी की आप लोगों की कितनी है, 2, तो 3, पी की ऑर्बिटल कितनी होती है 3, लेकिन भाग कितनी ले रही है 2, तो पी की 3 ऑर्बिटलों के नाम क्या होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड, सही है ना भाई। पी की 3 ही ऑर्बिटल तो होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ये हो गई आप लोगों की पी एक्स, ये कौन सी हो गई, ये तो हो गई आप लोगों की पी एक्स, और ये कौन हो गई पी वाई और पी जेड, तो पी जेड तो भाग नहीं ले रही है, पी एक्स और पी वाई भाग ले रही है, तो यहाँ पर लिख दो आप लोग पी एक्स और यहाँ पर लिख दो पी वाई, और जोड़ दो चारों लिगेंडों को। देखो ये कौन 1 CN, ये कौन 2 CN, ये कौन आप लोगों का 3 CN, और ये कौन हो गया आप लोगों का 4 CN, ठीक है ना, 4 CN, और संकरण हो गया आप लोगों का DsP2। बात समझ में आ गई। ऐसे हम उपसंयोजक यौगिकों में अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संकरण हाइब्रिडेशन निकालते हैं। बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि एग्जाम में अगर इस तरीका से क्वेश्चन आ जाए या फिर कॉपी में आप इन सारी चीजों को लिख रहे हो तो बेटा पूरे सीक्वेंस में लिखना, गिच मिच मत कर देना आप लोग, पूरे सीक्वेंस में। जैसे मैंने बोर्ड पे सीक्वेंस बना रखा है ना कि जैसे जैसे आप लोगों ने पहले निकिल का लिख दिया, Na+2 का लिख दिया, फिर Na+2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया, Na+2 आयन के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया, फिर लिगेंड Cn- के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया, ये पूरा सीक्वेंस जैसे का जैसे ही रखना है। अब देखो यहां पर संकरण हो गया तो मेरे पास तो जगह नहीं थी, ठीक है ना, उसके संकरण से होते जस्ट नीचे आप लोग इन सारी चीजों को लिख दो। मेरे पास तो जगह नहीं है, आपके पास कॉपी होगी तो उसमें तो जगह होगी, ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को आप लोग यहां पर लिख देना, फिर ठीक है ना। संकरण से हो जाए फिर उसके जस्ट नीचे आप लोगों को आकृति बनानी है उसकी, ठीक है ना, इधर उधर मत बनाना, गिच मिच आप लोगों को कॉपी में बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल सीक्वेंस में, चाहे वो एग्जाम की कॉपी हो या फिर फियर कॉपी हो, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना, ठीक है ना। संकरण से हो जाए, जैसे ये संकरण से हो गया उसके जस्ट नीचे इसको लिख देना, ठीक है ना, और उसके जस्ट नीचे आप लोग आकृति को लिख देना, शेप को लिख देना, ठीक है ना। आकृति क्या है बता देता हूं, देखो साइड में इसकी आकृति लिख देता हूं। इसकी आकृति होती है समतल वर्गाकार अर्थात स्क्वायर सिलेंडर। ये हो गया आप लोगों का निकिल, ठीक है ना, निकिल, उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड, 1 2 3 4, और कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है, -2, कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है, -2। देखो ये कॉम्प्लेक्स रहा, इसका -2 चार्ज है, ठीक है ना। ये आप लोगों की निकिल हो गई, और निकिल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गई, उसकी आकृति हो गई, ठीक है ना। ये संकुल की क्या हो गई, आकृति हो गई। ये आकृति का नाम है समतल वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो देखो संकरण से हो गया, ठीक है ना, संकरण के जस्ट नीचे इसको लिख देना, और इसके जस्ट नीचे आकृति ऐसे हेडिंग डालकर और इस आकृति को लिख देना, और इसके जस्ट नीचे वो सारी चीजें लिख दो जो संकरण में निकाली है। तो लिख देना इस संकुल में, ऐसे लिखना इस संकुल में, और 5 पॉइंट लिखने आप लोगों को, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिख रहा है कि भाई निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकाली है, प्लस के 2, तो यहां पर लिखोगे इस संकुल में Na की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 2 है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे कि निकिल इस संकुल में Na की संकृत अवस्था क्या है, DsP2। भाई पहले पॉइंट में देखो, ये पॉइंट भी आपको सीक्वेंस में लिखने, ऐसे नहीं कोई सा पॉइंट कहीं पर भी लिख दिया, नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में जैसे मैं बता रहा हूं, जिससे कि एग्जामिनर के पास में नंबर काटने का कोई चांस ना हो, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा, ठीक है ना। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, Na की इस संकुल में Na की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 2 है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, भाई ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के बाद आप लोगों ने संकरण निकाला था, भाई पहले पॉइंट में ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में लिख दिया, दूसरे में संकरण के बारे में लिख देना, तो लिख देना इस संकुल में Na की संकृत अवस्था DsP2 है, ठीक है ना। पहले में Na की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, प्लस के 2, ठीक है ना। इस संकुल में Na की संकृत अवस्था क्या है, DsP2। दूसरे पॉइंट में क्या हो गया, Na की संकृत अवस्था DsP2 है। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल की आकृति समतल वर्गाकार है, इस संकुल की आकृति क्या है, समतल वर्गाकार, मतलब स्क्वायर प्लेनर। इस संकुल की आकृति क्या है, समतल वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिनका संकरण DsP2 होता है उनका बंध कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो लिख दो चौथे पॉइंट में यार, क्या लिखोगे, इस संकुल में बंध कोण का मान 90 डिग्री है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड एंगल का मान कितना है, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। और जो पांचवें पॉइंट में आप लोगों को, पांचवें पॉइंट में आप लोग ये चीज लिखोगे कि भाई आप लोगों को ये बोलना है कि ये जो संकुल है ना, ये प्रतिचुंबकीय है क्या अनुचुंबकीय है, ठीक है ना, रंगीन है या रंगहीन है, मतलब कलरफुल है या कलरलेस है। तो उसके लिए क्या क्या चीज देखनी है आप लोगों को, कि अगर आप लोगों के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड हैं,
तो वो संकुल कौन होगा? आपका प्रतिचुंबकीय, मतलब डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ, अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ, तो आप लोग जानते हो वो उसकी प्रकृति क्या होती है? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है रंगहीन, कलरलेस। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कौन होगा? रंगीन अर्थात कलरफुल। चेक करते हैं, इधर देखो। तो देखो आप लोगों को पता है ये लिगेंड के फैक्ट में जो विन्यास लिखा था, इसमें ही आप लोगों का संकरण शो हुआ है, तो इसी से पता लगाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों के सभी युग्मित है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि देखो ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और अकेला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? अयुग्मित अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित है मतलब पेयर्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित है मतलब पेयर्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित है मतलब पेयर्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित है मतलब पेयर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संकुल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए इस संकुल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? प्रतिचुंबकीय, और यह संकुल रंगहीन होगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स में इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक और कलरलेस होगा। ये चीज आप लोगों को कौन सा में लिखनी है? 5वें नंबर के पॉइंट में क्या लिखनी है? कि इस संकुल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए यह संकुल प्रतिचुंबकीय व रंगहीन होगा। और इसी के साथ आप लोगों का यह संकरण क्लियर। इतनी सारी चीजें लिखोगे तब जाके आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और बिल्कुल एक भी स्टेप को मत तोड़ना बेटा, ध्यान में रखना। अगर आप स्टेप से सारी चीजों को चलोगे तो किसी के पास में कोई चांस नहीं होता कि वो आप लोगों के नंबर काटे। आप सामने वाले को वो चांस मत दो कि वो आप लोगों के नंबर काटे। सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल सीक्वेंस में करनी है। एक बार मैं पूरी स्टोरी को दोबारा से बता देता हूं। देखो आप लोगों के सिलेबस में 4 एग्जांपल दे रखे थे, जिनमें पहले एग्जांपल कौन सा है आप लोगों को? NaCl का ऑल 4 - 2। इस एग्जांपल को तो मैंने सॉल्व करके बता दिया। अब इसके अलावा जो 3 एग्जांपल है वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगले लेक्चर में उन 3 एग्जांपलों को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही किया है गलत किया है, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने बता दिया, 3 एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करने। तो देखो सबसे पहले कोई भी अगर आप लोगों से किसी भी संकुल में अगर आप लोगों से संकरण पूछे, भाई इसमें संकरण हाइब्रिडेशन बताओ, तो सबसे पहले दिमाग में 3 पॉइंटों को लिया। आपको पता लगा कि निकल 3D की एलिमेंट होती है और उससे प्रबल लिगेंड जुड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा, बस यहीं पर निकलेगा संकरण। फिर क्या करना है? फिर तो निकल का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दो, उसकी ऑक्सीजन अवस्था से Na+2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दो। अब आपको पता है संकरण में ऑर्बिटल भाग लेती है, तो ऑर्बिटल बना दो। ये मैंने किसकी बना दी? Na की ऑर्बिटल बना दी, ये Na+2 की ऑर्बिटल बना दी। अब आप लोगों को पता है कि निकल आप लोगों का 3D का उससे प्रबल लिगेंड जुड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। युग्मन का मतलब क्या बताया कि जो आप लोगों ने ये विन्यास भरा है ना आयन के इफेक्ट में, भाई ये आयन इसके इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा है ना, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, और नीचे इनको जोड़ों के रूप में डाल दो। और 8 के जोड़े कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात समझ में आ गई? फिर नीचे क्या हुआ? क्या आप लोगों को पता है कि मेटल की जब भी संकरण का निर्माण होता है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो मेटल की कौन सी कक्षा भाग लेती है? खाली। और लिगेंड की कौन सी भरी? लिगेंड की कौन सी ऑर्बिटल भाग लेती है? भरी। अच्छा, जितनी आप लोगों के लिगेंड होंगे उतनी ही ऑर्बिटल भाग लेंगी। लिगेंड कितनी है? 4, तो ऑर्बिटल कितनी भाग लेंगी? 4। यहां पर आप लोगों को संकरण हो गया DsP2। DsP2, P की 3 ऑर्बिटल होती है, Px Py Pz। ये मैंने यहां पर लिख दी, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखी है, ठीक है ना। ये Px Py Pz इनको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखी। और ये d ऑर्बिटल है ना, इनको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखी थी, ठीक है ना। इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए बताई थी कि d की 5 ऑर्बिटल होती है, उन 5 के नाम क्या होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। संकरण जैसे शो हो जाए, फिर फियर कॉपी हो या फिर वो एग्जाम की कॉपी हो, संकरण शो होते उसके जस्ट नीचे आप लोगों को ये स्टेप लिखना, ठीक है ना। भाई जिन ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया है उनको बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल दी, DsP2 संकरण हो गया, ठीक है ना, लिख दिया। और उसके जस्ट नीचे आप लोग आकृति को लिख दो, हेडिंग डाल देना आकृति, आकृति को बना देना, और फिर उसके नीचे वो सारी चीजें लिख दो जो उस संकुल में आप लोगों ने निकाली है। पहले ये भी पॉइंट आपको सीक्वेंस में लिखना है। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे? इस संकुल में Na की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ठीक है। दूसरे में उसके बाद संकरण निकाला था, तो क्या लिखोगे? इस संकुल में Na की संकृत अवस्था DsP2 है। तीसरे पॉइंट में आकृति, क्योंकि संकरण के बाद तो आकृति आती है ना भाई, संकरण किसी का निकलता है उसी से तो आकृति का पता लगता है। फिर तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे? इस संकुल की आकृति समतल वर्गाकार अर्थात स्क्वायर प्लेनर है। चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे? बंद कोण बॉन्ड एंगल के बारे में क्या लिखोगे? इस संकुल में बंद कोण का मान 90 डिग्री है, मतलब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। और पांचवें पॉइंट में क्या लिखोगे? इस संकुल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यह संकुल प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होगा।
अर्थात इस कॉम्प्लेक्स में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों को डायमैग्नेटो को कलरलेस होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि आपको पता है सभी इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित हैं और ये 5 पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए, ठीक है ना। अब एग्जामिनर आप लोगों को बटन में से बटन नंबर देगा, क्योंकि आप लोगों ने एग्जामिनर के लिए सभी चीज शो की है। आप लोगों ने उसको संकरण भी बताया है, आप लोगों ने उसको आकृति भी बताई है और आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज निकाली है वो भी आप लोगों को एग्जामिनर को बताई है। तो फिर एग्जामिनर का नंबर काटने का तो कोई चांस ही नहीं होता। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है और इसी के साथ आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होती है। अब सुनो, एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके बता दिया, 3 एग्जाम्पल जो आप लोगों के सिलेबस में और दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। सॉल्व करके रख लेना, अगले लेक्चर में मैं सॉल्व करके बताऊं तब आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही किया या गलत किया है। तो मैं एक काम करता हूं, उनको साइड में लिख देता हूं, देखो अब तो मिटा देता हूं उसको। वो 3 एग्जाम्पल और हैं, उनको आप लोग लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद उनमें संकलन निकाल लेना आप लोग। तो देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया, दूसरा एग्जाम्पल है वो आप लोगों का NiCl को होल 4 माइनस के 2, इसके अंदर आप लोगों को संकलन निकालना है, ठीक है ना। अगला एग्जांपल हो गया आप लोगों का FeCN का होल 6 माइनस के 3, इस कॉम्प्लेक्स में भी आप लोगों को संकलन निकालना है। और चौथे नंबर का जो आप लोगों का एग्जांपल है वो है आप लोगों का FeH2 का होल 6, FeH2O का होल 6 प्लस के 3, FeH2 को होल 6 प्लस के 3। ये जो 3 एग्जांपल मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए ना, इनमें आप लोग संकलन निकाल के देख लेना। अगले लेक्चर में जब मैं इनको एक्सप्लेन करूं, इनमें संकलन निकालूं, तब आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही निकाला है गलत निकाला। बात समझ में आ गई ना। एक एग्जाम्पल ये NiCN को होल 4 माइनस के 2 तो मैंने बता दिया, 3 एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करके मुझे बताने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।